हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बीपीएससी डिमिस्टिफाइड में। तो दोस्तों, अब तक जो ये सीरीज़ हमारी थी, हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 26 तक देख लिए थे। आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 27 और 28 देखेंगे। ये टॉप 100 सवाल हैं एडिटोरिया सीरीज़ के दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, MCQ है, ठीक है ना। 5000 प्लस MCQ। देखिए दोस्तों, MCQ क्यों लगाना महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात, आप लोगों को MCQ की सीरीज़ जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि देखिए आप जो पढ़े हैं आपका आंकलन यहीं पे हो जाएगा, ठीक है ना। मुझे ये सीरीज़, मगर मैं अगर स्टूडेंट रहता तो मैं क्यों देखता। सबसे पहली बात है, आप भी क्यों देखोगे इस सीरीज़ को। सबसे पहली बात, आपने जो पढ़ा है क्या आप उसके अपने उससे नॉलेज का आकलन कर पा रहे होगे, कितना आपका सही है कितना गलत है, ठीक है ना। आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और देखिए दोस्तों, ये एक इंटरेक्टिव सेशन रहेगा ना, तो मज़ा आएगा दोस्तों, ठीक है। और देखिए, सवाल प्रैक्टिस करना, देखिए पढ़ना ही केवल क्या है, एकदम उपाय नहीं है सिलेक्शन का। सबसे बड़ी बात है, पढ़ना ही केवल उपाय नहीं है सिलेक्शन का, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अभी तक, इससे पहले अगर आप लोग ने इस सीरीज़ के पहले वीडियोस को मिस किया है तो जा करके आप देख लीजिए। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है एडिटोरिया 5000 प्लस MCQ की, प्लीज़ उसको जाके वॉच आउट कीजिए। ये टॉप 100 सवाल मैं डेली ले आता हूँ, आप प्लीज़ इसको प्रैक्टिस कीजिए और अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन कीजिए। आइए चलते हैं दोस्तों आज के सेट नंबर 27 पे, बिना फर्दर डिले किए हुए। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश है दोस्तों कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, कि सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वैसे भी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ मांगते नहीं हैं, फिर भी क्या करें दोस्तों, आप तो बिना बुलवाए मुझसे मानोगे नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफाओं में कौन एक नहीं है दोस्तों। जो सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित बराबर की जो है गुफाएं, उसमें से कौन सी एक नहीं है, कौन सी एक गुफा नहीं है, वो कौन सी है, नागा अर्जुनी गुफा जो है वो नहीं है, यह याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित किस जैन तीर्थंकर के अनुयायी क्या है, निर्गत रहते थे, ठीक है ना, निर्गत रहते थे। कौन थे, कौन से जैन तीर्थंकर के अनुयायी निर्गत रहते थे दोस्तों। तो वो कौन है, पार्श्वनाथ है, ठीक है ना, पार्श्वनाथ है, ठीक है। प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, झील से सवाल आए हुए हैं दोस्तों। देखिए, सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, चिल्का लेक है दोस्तों। कौन सी है, चिल्का लेक। प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों। उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों, ये बताना है। कितनी है, 5 है कुल दोस्तों, 5 है। प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5, ठीक है। धौलाधार एवं मसूरी हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, लघु हिमालय के। प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अति महत्वपूर्ण सवाल, अग्निद्वीप के नाम से किसको जाना जाता है दोस्तों। तो ये जाना जाता है किसको, आइसलैंड द्वीप को। देखिए नाम है क्या, अग्निद्वीप, लेकिन इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। क्या नाम है, आइसलैंड द्वीप रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। क्या रहेगा, आइसलैंड द्वीप। क्या है, जस्ट अपोजिट है, तो इससे आप याद रखिएगा। अग्निद्वीप है तो आइसलैंड द्वीप क्या होगा, इसका नाम होगा, ठीक है ना, इसको जाना भी जाता है। प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। मुंबई हाई में ONG के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई दोस्तों, ये बताइए। ONG के द्वारा कब, ONGC के द्वारा, ONG नहीं है, ONGC के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत कब की गई थी सबसे पहले मुंबई में, बताइए। तो ये की गई थी दोस्तों 1974 में, ठीक है। प्रश्न संख्या 60, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। कैपिलरी की क्रिया किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावशाली होती है दोस्तों। तो वो किस में होती है, वो होती है बलुई मिट्टी में, याद रखिएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी दोस्तों। तो ये किस वर्ष की कर गई थी, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो 1962 में की गई थी, याद रखिएगा दोस्तों, 1962 में। सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था दोस्तों, कौन सा था दोस्तों। तो ये था द हिंदू, ठीक है ना। इंटरनेट पे उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र, ठीक है ना, फर्स्ट न्यूज़पेपर की बात कर रहा है, तो ये कौन था, फर्स्ट न्यूज़पेपर द हिंदू था। 11 नंबर सवाल। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, किसने की गई थी, ये किए थे KM मुंशी ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वन महोत्सव की शुरुआत KM मुंशी ने की थी, किया गया था उनके द्वारा। सवाल नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है, सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है, कौन सी है दोस्तों, कौन है वो है आपका आइकार्निया, ठीक है ना, कौन है, आइकार्निया। सवाल नंबर 13।
इनमें से कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है दोस्तों? निवेश बाजार से संबंधित नहीं है दोस्तों, ये पूछ रहा है, तो ये कौन सा नहीं है? पूंजी देनदारी प्रबंधन। ठीक है। सवाल नंबर 14, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं दोस्तों? ठीक है ना, जीएसटी काउंसिल के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं दोस्तों? वो कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं। ठीक है, ठीक है। सवाल नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है दोस्तों? कौन सा उदाहरण नहीं है? कौन है? वो बिक्री कर है जिसका उदाहरण नहीं है प्रत्यक्ष कर का। सवाल नंबर 16, निम्न अर्थशास्त्रों में से किसने कहा था अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है? ठीक है ना, अर्थशास्त्र जो है वो क्या है? एक आदर्श विज्ञान है। ये किसके द्वारा टिप्पणी की गई थी दोस्तों? ये की गई थी किसके द्वारा? ये की गई थी आपकी मार्शल के द्वारा, याद रखेंगे, मार्शल। सवाल नंबर 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति होती है दोस्तों? तो वो किसके होती है दोस्तों? आर्टिकल नंबर 148। अंग्रेजी माध्यम वालों इसको कैग कहते हैं, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ठीक है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है। सवाल नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्र को भारत में सम्मिलित कर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भूतपूर्व पुर्तगाली अंततः क्षेत्र को, ठीक है ना, पुर्तगाली का जो क्षेत्र था उनको क्या किया? इंडियन यूनियन में मिला लिया गया और उनको क्या किया? केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा भी दिया गया। वो कैथवे अनुसूची में है दोस्तों, ये है आपके 10वें अनुसूची में दोस्तों। देखिए ये सवाल, इस तरीके के सवाल आपको आप पढ़ भी लोगे ना दोस्तों तो याद नहीं रहेंगे, लेकिन एमसीक्यू अगर प्रैक्टिस किए रहोगे और आप यहाँ गलती करोगे तो आप क्या करोगे? इसके शॉर्ट नोट बना करके इसके रिवीजन कर सकते हो। सवाल नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे दोस्तों? फिर पूछ रहा हूँ, कौन से अध्यक्ष नहीं थे? तो किसके नहीं थे दोस्तों? अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष नहीं थे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों कुछ देखिए समितियों से रिलेटेड है तो मैं आपको बता देता हूँ। संघ शक्ति समिति, ठीक है ना, संघ शक्ति समिति की अगर बात करें, शक्ति समिति, देखिए थोड़ी राइटिंग गड़बड़ है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा पेन को मोटा है, थोड़ा पतला कर लूँ। ठीक है, संघ शक्ति समिति की अगर बात कर लूँ तो इसके जो अध्यक्षता की थी किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है ना, संघीय संविधान समिति की किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू के उन्होंने खुद की थी। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार पटेल ने की थी दोस्तों, सरदार पटेल। ठीक है ना, याद रखिएगा दोस्तों, इसको आप नोट डाउन भी करते जाइए। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे दोस्तों। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के कौन थे? वो भी सरदार पटेल थे। ठीक है ना, उस समिति में दोस्तों एक आपको बात बता दूं, 5 समितियां और थी। ठीक है ना, 5 समितियां और भी थी। अब देखिए मैं उनको भी बता देता हूं, 5 समिति कौन सी थी। देखिए एक थी मौलिक अधिकार के लिए, ठीक है ना, मौलिक अधिकार के लिए थी दोस्तों। मौलिक अधिकार के लिए कौन थे? उप समिति के उसके मेंबर थे कौन? JB कृपलानी थे। ठीक है ना, कृपलानी। अल्पसंख्यक जो ये पूछ रहा, अल्पसंख्यक समिति के कौन थे? वो थे हरीश चंद्र मुखर्जी, जिसे हम HC मुखर्जी कहते हैं दोस्तों, HC मुखर्जी भी जी कहते हैं। ठीक है ना, अन्य भी बहुत ढेर सारे थे दोस्तों, जैसे प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वयं थे दोस्तों। और राज्यों के लिए समिति, ठीक है ना, राज्यों के समझौता करने वाली समिति का कौन निर्धारण करते थे? जवाहरलाल नेहरू करते थे दोस्तों। तो हैं बहुत ढेर सारी समितियां दोस्तों, उतना अंदर डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऊपर पूछा तो मैंने आपको बता दिया जितना आपको फ्रूटफुल एग्जामिनेशन के लिए। तो अल्पसंख्यक समिति के कौन थे मेंबर? नहीं थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र बाबू नहीं थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20, ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने वाला शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया दोस्तों? किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो दिया गया भारत परिषद अधिनियम 1861, जिसे कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, 1861। ठीक है दोस्तों, अगर आपको एक थीमेटिक सीरीज़ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में धड़ाक से एक कमेंट मार दीजिए सर प्लीज़ एक थीम का सीरीज़ का मतलब है कि सारे काउंसिल का एक जगह, सारे कमिटीज़ का एक जगह, सारे लेक, सारे डिजर्ट, सारे सब्जेक्ट्स का एक जो थीम है ना वो एक जगह मैं आपको करा दूंगा, कमेंट सेक्शन में बताओगे तो। ठीक है, सवाल नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, वैसे मैंने सोच रखा है आप मेरे को लेकिन कमेंट करोगे तभी मैं करूँगा अभी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के में 5 पंचायतों का चुनाव कराया जाता दोस्तों? ठीक है ना, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता दोस्तों? तो ये किस में कराया जाता है? अनुच्छेद 243 के में। ठीक है ना दोस्तों, 243 के में।
सवाल नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था दोस्तों? तो किसने रखा था दोस्तों? सबसे पहले विचार ये रखा था एम.एन. रॉय ने, ये याद रखिएगा, एम.एन. रॉय ने किया था दोस्तों, ठीक है, एम.एन. रॉय। सवाल नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने वाली सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया दोस्तों? अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये किससे लिया गया है? ये जो उसका प्रिंसिपल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस कंट्री से लिया गया दोस्तों? तो ये लिया गया है आपका कनाडा से, याद रखिएगा, कनाडा से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे त्रिकोण क्यों बन रहा है? चल ठीक है। सवाल नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24, चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली थी उनकी विस्तृत कथा निम्न में से किसमें मिलती है दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चली थी क्या चालें, विस्तृत निम्न में से किस किताब में मिलती है दोस्तों? किस अभिलेख में मिलती है, किस किताब में मिलती है? तो मिलती है आपकी मुद्रा राक्षस में, मुद्रा राक्षस में, ठीक है दोस्तों। सवाल नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा लिपि ने बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों? कहाँ से ये प्राप्त हुआ है? नहीं, ये प्राप्त हुआ है धौलावीरा से दोस्तों, धौलावीरा से, ठीक है। सवाल नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है दोस्तों? किसका लेख मिलता है दोस्तों, ये बता दीजिए। तो किसका लेख मिलता है? जहांगीर से का लेख मिलता है, जहांगीर का लेख मिलता है दोस्तों। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से ना, समुद्रगुप्त के कौन सा था? प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ, ठीक है ना। किसका लेख मिलता है दोस्तों? किसका मिलता है? जहांगीर का मिलता है, जहांगीर का। सवाल नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27, खजुराहो मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है दोस्तों? किस धर्म से है निम्नलिखित, ठीक है ना। खजुराहो मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है दोस्तों? किस धर्म से है? तो ये है आपका किससे? हिंदू धर्म से भी है और साथ ही साथ किससे है? जैन धर्म से भी है दोस्तों, दोनों जैन धर्म से है। खजुराहो मंदिर का एसोसिएशन या कि रिलेशन या कि संबंध कह सकते हैं। तो सवाल नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28, द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया दोस्तों? कहाँ किया गया? ये कहाँ गया? कपाटपुरम में, ठीक है ना, कपाटपुरम में किया गया, कपाटपुरम में। सवाल नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29, गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था दोस्तों? कौन था दोस्तों? वो था सिकंदर लोदी। गुलरुखी शीर्षक, याद रखिएगा, गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी था, ठीक है। सवाल नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित की थी दोस्तों? वो किया था किसने? लॉर्ड कर्जन ने, याद है, लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। सवाल नंबर 31, व्यापारी संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय हैं दोस्तों। व्यापार मार्का, औद्योगिक प्रारूप, भौगोलिक संकेत या श्रमिक मानक। तो क्या था दोस्तों? ये कह रहा है व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय हैं दोस्तों। तो कौन कौन से विषय हैं? तो दोस्तों व्यापार मार्का भी था, औद्योगिक प्रारूप भी था और भौगोलिक संकेत भी थे दोस्तों। तो 1 2 3 तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। श्रमिक मानक नहीं था दोस्तों, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल नंबर 32 की तरफ दोस्तों। ये क्या है? कुछ आंदोलन और विद्रोह हैं और प्रभावित क्षेत्र हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है। फ़कीर विद्रोह दोस्तों, ये बंगाल में क्या था? प्रोमिनेंट था। वहीं कूका की बात करें तो ये कूका क्या है? पंजाब से रिलेटेड है। मोपला विद्रोह, अब आपको ऑप्शन में मुझे कमेंट में बताना कुकी विद्रोह कहाँ पे था, ठीक है। मोपला विद्रोह की बात करें तो दोस्तों ये कहाँ पे था? केरला में प्रोमिनेंट था। और खासी विद्रोह आपका असम में था। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है वो करेक्ट है। सवाल नंबर 33, वीमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे दोस्तों? वीमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो कौन थी? लेडी सदाशिव अय्यर थी दोस्तों, याद रखिएगा। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक, ठीक है, वीमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक है, ठीक है ना, संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? लेडी सदाशिव अय्यर थी दोस्तों, याद रखिएगा। सवाल नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम अयस्क, ठीक है ना, एल्युमिनियम का ओर है कौन सा दोस्तों? ये बताना है। तो कौन सा एल्युमिनियम का ओर है? वो है कोरंडम, ठीक है ना, याद रखेंगे, कोरंडम। सवाल नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35, पुराने तैल चित्रों के रंगों का फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया था दोस्तों? पुराने तैल चित्रों का, ठीक है ना, पुराने तैल चित्रों के रंग को उभारने के लिए किसका प्रयोग किया था दोस्तों? तो किसका प्रयोग किया था? ये इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ किया था दोस्तों, याद रखिएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज़ किया गया था, ठीक है ना। पुराने
तैल चित्रों के रंगों को उभारने के लिए, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। सवाल नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं दोस्तों, ठीक है ना। आर्यवत कह दी है। आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं दोस्तों, वो कौन से हैं? एफ ब्लॉक के, ठीक है, एफ ब्लॉक के। सवाल नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जाता है दोस्तों? तो किस में कहा जाता है दोस्तों? अनिवासी भारतीय जमाएं और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में दोस्तों। तो दोनों में क्या कहा जाता है? विदेशी मुद्रा का प्रभाव भारतीय संदर्भ में उड़नशील होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन क्या है? इज द करेक्ट ऑप्शन। सवाल नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, एक लेंस में 2.0 डायप्टर, ये डी जो है वो डायप्टर है पावर का, जो हम लोग चश्मा पहनते हैं ना, वो पावर का है ना, पावर का ये है यूनिट है डायप्टर की शक्ति। लेंस की किस्म प्रकृति और इसका फोकल लंबाई क्या होगा दोस्तों, ठीक है ना। किस प्रवृत्ति का होगा दोस्तों और इसकी फोकल लंबाई कितनी होगी दोस्तों? पावर इज इक्वल टू क्या होता है? 1/d, ठीक है ना। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है? डायप्टर 2.0 दिया है दोस्तों, ठीक है। तो हमसे क्या बोल रहा है? ये क्या हो रहा है? इसकी फोकल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? फोकल लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इज इक्वल टू 1/d, डी नहीं होता है। देखिए दोस्तों, ये पावर इज इक्वल टू 1/d नहीं होता, मैंने गलती से बता दिया आपको, ठीक है। पावर जो होता है 1/f होता है, ठीक है ना। पावर इज इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है ना। पावर ये क्या है? लेंस का पावर है, ठीक है ना। फोकल लेंथ के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैं उसको डी कह दिया था, मुझसे गलती हो गई, ठीक है ना। मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, ठीक है। अब क्या कर रहा है? एक लेंस में कितना डायप्टर दिया है? 2.0 दिया है, ठीक है ना। तो फोकल लेंथ पूछ रहा है, तो फोकल लेंथ अगर बोलेगा तो ये क्या हो जाएगा? पावर इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा। तो f इधर जाएगा तो 1/p हो जाएगा। p क्या है? पावर। तो डायप्टर कितना दिया? 2, तो f कितना हो जाएगा? 1/2, दैट इज 0.5, ठीक है ना। 0.5 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। क्या हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा, 0.5 मीटर हो जाएगा। और ये इसकी लंबाई 0.5 हो जाएगी। और ये लेंस कौन सी होगी दोस्तों? उत्तल लेंस होगी दोस्तों, याद रखिएगा, उत्तल लेंस, ठीक है। 38 नंबर का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 39, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। दबाव बढ़ने के बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह घटता है दोस्तों, घटता है। सवाल नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया था दोस्तों? पायरोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है दोस्तों? ये किया था उच्च तापमान के मापन के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है दोस्तों। क्या मापता है दोस्तों? उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और औसत परिवर्तन को क्या है? मापता है उत्पादक कीमत, ठीक है। सवाल नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बायो के लेक्चर में मैं कवर किया हूँ, आप जाके प्लीज़ देखिएगा। नाभिक के अलावा कोशिका में किस कोशिकांग में डीएनए होता है दोस्तों? ये बताया हुआ है दोस्तों। तो कहाँ होता है दोस्तों? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। बहुत ही विस्तृत तरीके से बायोलॉजी का सेक्शन बताया हूँ दोस्तों, प्लीज़ जा करके देखिएगा। नहीं होगा तो ये आप जब ये सेशन एंड होगा तो सेशन के एंड होके लास्ट में आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ प्लीज़ रिफ़र कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है बायोलॉजी का सेक्शन, उससे सवाल बहुत सारे आते हैं। सवाल नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, लाल रक्त कोशिकाओं की आयु कितनी होती है दोस्तों? तो कितनी होती है दोस्तों? ये कल ही पढ़ाया है, जा करके आप देखिएगा। मैक्सिमम कितनी होती है? 20 से 120 दिन के बीच में होती है दोस्तों, ये याद रखिएगा। 120 दिन मैक्सिमम होती है लाल रक्त कहते हैं ब्लड की आयु, मतलब कि उनकी औसत आयु, एवरेज लाइफ स्पैन की बात कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, लाइफ स्पैन की बात कर रहा है। सवाल नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है? ठीक है ना, एक लिंगी कौन है दोस्तों? ठीक है ना, एक लिंगी कौन है दोस्तों? तो वो है आपका एस्केरिस, ठीक है ना, एस्केरिस है दोस्तों, ठीक है। सवाल नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, सूची 1 और सूची 2 को क्या बनाना है? मिलान करना है। लाइपेज, एमाइलेज, एरोस्पिन और ट्रिप्सिन, ये क्या है? ये सारे क्या है? सिक्रीशन है, ठीक है ना, सिक्रीट होते हैं, क्या है, ठीक है ना,
ये क्या करना है, इनको इससे स्कूट से मैच आउट करना है दोस्तों। क्या करना है, मैच आउट करना है। तो लाइपेज किससे मैच आउट, किससे होगा दोस्तों, वसा विघटन का एंजाइम है दोस्तों। ये सारे क्या है, एंजाइम्स हैं दोस्तों, ठीक है ना, ये सब क्या है, एंजाइम्स हैं। और कहाँ से निकलते हैं ये बताना, वसा विघटन का ये एंजाइम है, ठीक है। वहीं एम्बाइलेज की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का क्या है, पाचन है। एरिप्सिन की बात करें दोस्तों, तो एरिप्सिन क्या है, एरिप्सिन की बात करें तो ये क्या है, ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड को अम्ल में क्या करता है, अमीनो में क्या करता है, चेंज करता है दोस्तों, ठीक है। याद करिएगा, पॉलीपेप्टाइड को अमीनो में बदलता है। ट्रिप्सिन की बात करें तो प्रोटीन का पाचन है दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सवाल नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का है दोस्तों। हीमोग्लोबिन का काम क्या है दोस्तों, इसका काम है ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन का परिवहन, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। क्या है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन का परिवहन। चलिए आते हैं सवाल नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य मतलब फूड, ठीक है ना, FAO, ठीक है ना, FAO का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, ठीक है ना। FAO का संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है ना, का मुख्यालय, FAO का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो ये पूछ रहा है कहाँ है, रोम में है दोस्तों, याद रखिएगा, रोम में है। सवाल नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो कहाँ पे स्थित है, ये तेलंगाना में स्थित है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 49, विशुद्ध दिमग ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। विशुद्ध दिमग ग्रंथ जो है वो किस संप्रदाय से संबंध है दोस्तों, हीनयान, महायान, श्वेतांबर या दिगंबर। तो ये किसका है दोस्तों, ये किसका है, ये है हीनयान। हीनयान किसका सेक्ट है और महायान किसका सेक्ट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। जैनिज्म का है, बुद्धिज्म का, आप बताइए प्लीज़। और इस सीरीज, इस सेट नंबर 26 का, ठीक है ना, कौन सा चल रहा था सेट नंबर, हमारा सेट नंबर कौन सा है, सेट नंबर 27 है दोस्तों, सेट नंबर 26 नहीं, सॉरी 27 का लास्ट सवाल, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं, जय संहिता के नाम से विख्यात हुआ कौन हुआ, जय संहिता के नाम से विख्यात कौन हुआ दोस्तों, तो वो कौन हुआ, महाभारत, ठीक है। जय संहिता के नाम से भी क्या है, विख्यात है क्या, महाभारत। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने सेट नंबर 27 को कवर आउट कर लिया है दोस्तों, और ये लास्ट क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं सेट नंबर 28 बिना फर्दर डिले किए हुए दोस्तों, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 1, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है दोस्तों, इसके फलस्वरूप देश की उत्तरी आधे भाग में क्या है, समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है दोस्तों, नहीं, ठीक है ना। देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, एकदम सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा सही है, ठीक है। सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, शिवालिक का विस्तार कहाँ है दोस्तों, कहाँ तक है दोस्तों, ये पोतवार बेसिन से लेकर के तीस्ता के मध्य है दोस्तों, शिवालिक बेसिन का विस्तार। सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, कोर मुद्रास्फीति, कोर कहते हैं एक तरीके से मुद्रास्फीति को क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन को परिभाषित किया था दोस्तों, तो किस में परिभाषित किया था, खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है दोस्तों, हिंद महासागर, ठीक है ना, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है दोस्तों, तो कौन सी जोड़ती है, बाबले मंदाब, ठीक है ना, बाबले मंडप जो होता है वो जोड़ता है दोस्तों। सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, रंगराजन समिति का संबंध किससे है दोस्तों, तो किससे संबंध है, भुगतान संतुलन से। सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, किस व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आंकलन, ठीक है, आंकलन नहीं, आंकलन किसके द्वारा किया जाता है, आंकलन नहीं, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो किसके द्वारा किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय के पर, देखिए प्रति व्यक्ति आय के स्तर पे किया था दोस्तों। सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए दोस्तों ये हिंदी माध्यम के लिए है, तो मैं इंग्लिश थोड़ा कम ही बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हिंदी माध्यम वाले बोलते हैं कि प्लीज़ आप हिंदी में थोड़ा बताया करो, एक आध कमेंट मैंने देखा है, तो ठीक है। इंग्लिश माध्यम वाले इतने अंडरस्टूडेबल होते हैं, उनको अंडरस्टूड हो जाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों माध्यम में ही पढ़ना चाहिए दोस्तों। इंग्लिश हिंदी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ये अपने मन का फितूर है बस, ठीक है। सवाल नंबर 7, क्योंकि आप कार्यरत होंगे तो आपको हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी अनुसरण करना होगा, ठीक है। सवाल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है दोस्तों, किस पर निर्भर करता है, कुल बचत पर निर्भर करता है।
सवाल नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन किसके द्वारा किया था दोस्तों? किसके द्वारा किया था? ये किया था सेबी के द्वारा, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ, ठीक है ना, इंडिया, ठीक है। सवाल नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहली बार मुख्यालय संवर्धित कब हुआ? संवर्धित कब लागू हुआ दोस्तों? कब लागू हुआ? ये हुआ आपका 2005 में, ठीक है ना, याद रखिएगा कब हुआ? 2005 में। क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्न संख्या 2, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। सवाल नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11, महासागर में ज्वार भाटा, ठीक है ना, की उत्पत्ति प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों? इसके मुख्य कारण कौन सा दोस्तों? तो सूर्य तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बल के द्वारा ही होता है दोस्तों, ये ज्वार भाटा उत्पत्ति का प्रमुख कारण होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सवाल नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है दोस्तों? एशियाई बब्बर शेर, एशियन कहते हैं ना, एशियाटिक लायन के लिए क्या है, सुप्रसिद्ध है दोस्तों। कौन है दोस्तों? वो है गिर फॉरेस्ट, ठीक है ना, गिर नेशनल पार्क, ठीक है। सवाल नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13, भारत में नई वन नीति कब लागू हुई गई थी दोस्तों? कब लागू की गई थी दोस्तों? ये की गई थी 1988 में। सवाल नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झील सम्मिलित नहीं है दोस्तों? ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो कौन सी सम्मिलित नहीं है? ये है ग्रेट बैरियर। सवाल नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया था दोस्तों? किसके बहुमत के द्वारा पारित किया था? साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया था। सवाल नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कुछ कौन सा या से कथन सही है दोस्तों? ठीक है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी दोस्तों, ये एकदम उचित है, एकदम सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश नहीं थे दोस्तों, एलिजा एम्फे थे दोस्तों, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सवाल नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? राज्य से स्टेट सर्विस कमीशन, ठीक है ना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहा है। 60 से 62 बढ़ा दी गई थी किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो वो हो गई थी 41वें संविधान संशोधन के द्वारा, 41st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। सवाल नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18, संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? कौन सा कथन सत्य है? तो ये क्या है? यह भारत की देन है दोस्तों, शून्यकाल, हाँ एकदम से 0 आवर 62 में जारी की गई थी, एकदम सही है। यह अनौपचारिक साधन में जिसमें साधन सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं, एकदम सही है दोस्तों। तो ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, इससे एसोसिएटेड है। प्रश्न संख्या 19 क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त करता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इस तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट सवाल नहीं, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं। कौन करता है? वो कोई और नहीं, भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया था। सवाल नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, कौन सा असत्य है दोस्तों? कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है ना, कौन सा असत्य है? राष्ट्रपति के मासिक वेतन का 5 लाख रुपए होता है दोस्तों, क्या होता है? 5 लाख रुपए होता है, एकदम सही है दोस्तों। राष्ट्रपति के वेतन आयकर से मुक्त है दोस्तों, एकदम सही है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है दोस्तों, संवैधानिक प्रधान होता है दोस्तों, क्या कह रहा है? संवैधानिक प्रधान होता है दोस्तों, सही है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकता है दोस्तों, पार्डनिंग पावर 76 में दी गई है। तो दोस्तों आर्टिकल 76 में दी गई है? नहीं दोस्तों, आर्टिकल 76 में नहीं दी गई है, ये किस में दी गई है दोस्तों? आर्टिकल 72 में दी गई है, ठीक है ना। पार्डनिंग पावर जो है राष्ट्रपति का वो आर्टिकल 72 में है, ठीक है। तो दोस्तों आप पूछेंगे तो सर आर्टिकल 76 में क्या है? आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है दोस्तों। क्या बताया गया है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके लिए एक और सवाल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इस समय प्रेजेंट में कौन है, ठीक है ना। इससे पहले का मैं आपको बता देता हूँ, के वेणुगोपाल थे, ठीक है, के वेणुगोपाल सर थे। अभी हाल ही में ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, वो कौन है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। सवाल नंबर 21, भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित किस में दोस्तों? किस अधिनियम में उल्लेखित है?
तो किस अधिनियम में उल्लेखित है? ये भारत शासन अधिनियम इंडिया का कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में उल्लेखित है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं प्रश्न संख्या 22 क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। जूनागढ़ रियासत किस माध्यम से भारत में मिलाया गया दोस्तों? किस मिलाया गया? जनमत संग्रह से मिलाया गया। जनमत संग्रह से जूनागढ़ रियासत को माध्यम से भारत में मिलाया गया। ठीक है, सवाल नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया दोस्तों? इसमें 8वीं अनुसूची में किया गया दोस्तों। ठीक है ना, 8वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24, वैदिक काल में वो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था, कौन करता था दोस्तों? बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा सवाल, आसान नहीं, बहुत ही अच्छा सवाल। अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था दोस्तों? कौन करता था? तो ये करता था उग्र। ठीक है ना, उग्र, उग्र करता था दोस्तों। ऐसे सवाल आ सकते हैं, प्लीज़ नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 25 सवाल नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25, द्वितीय क्रम में प्रमुख जैन तीर्थंकर कौन है दोस्तों? द्वितीय क्रम में, फर्स्ट के बाद सेकंड पूछ रहा है। द्वितीय श्रृंखला में कौन है? वो है अजीतनाथ है दोस्तों, याद रखिएगा, अजीतनाथ है। प्रश्न संख्या 26 क्वेश्चन नंबर 26, वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है दोस्तों, कहाँ से हमें मिलती है? ये मिलती है उपनिषद से, याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ से? उपनिषद से, उपनिषद से। सवाल नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27, अशोक के किस शिलालेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई दोस्तों? आत्म नियंत्रण की शिक्षा किस में दी गई थी? ये दी गई थी छठे अभिलेख में दी गई थी, शिलालेख में दी गई थी। सवाल नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों? कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? वो है वृक्षारोपण। क्या है? वृक्षारोपण। सवाल नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज़्ज़ाक किस देश का निवासी था दोस्तों? किस देश का निवासी था? वो था फारस का। कहाँ का था दोस्तों? फारस का था। ठीक है, फारस का। सवाल नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30, अकबर ने हरमदल से अपने पूर्णतः मुक्त कब किया था दोस्तों? कब मुक्त किया था दोस्तों? ये किया था 1562 में, 1562 में किया था मुक्त। सवाल नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 31, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? वो हुआ था एक्सले-शापेल के संधि के साथ क्या कहते हैं संपन्न हुआ था दोस्तों। ठीक है, और दूसरी किससे हुई थी? पांडिचेरी की संधि के साथ हुई थी। तीसरा क्या हुआ था? पेरिस की संधि हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध चला था, याद दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, सवाल नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय में लड़ा गया था दोस्तों? आंग्ल बर्मा युद्ध जो है किसके समय में लड़ा गया था? एंग्लो बर्मीज वॉर की बारे में बात कर रहा है दोस्तों, तो किसमें होता? लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम में लड़ा गया था दोस्तों, एमहर्स्ट। ठीक है, सवाल नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 की ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा दोस्तों? बर्बरता एवं और सभ्यता के बीच में कहते हैं बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन के बीच में जो हुआ था वॉर, ये किस इतिहासकार ने कहा था? ये कहा गया था आपके टी.आर. होम्स के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। सवाल नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 34, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था दोस्तों? ये बताना है। यह है एडोल्फ हिटलर ने कहा था दोस्तों, ये याद रखिएगा। एडोल्फ हिटलर से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित भी थे। ठीक है, सवाल नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा कथन सत्य है? भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर हेतु क्रिप्स आयोग आया था दोस्तों, क्रिप्स आयोग आया था, ऐसा है क्या? क्या कहते हैं, ऐसा है क्या? एकदम सही है, क्रिप्स आयोग आया था। भारत राजनीतिक गतिरोध को दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग आया था। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए कैबिनेट आयोग आया था दोस्तों, एकदम सही है। शिक्षा विकास के लिए क्या होता? सर्जेंट कमीशन दोस्तों, कुछ कमीशन से रिलेटेड भी मैं आपके लिए भी बना दूंगा वीडियो, तो सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। सवाल नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 36, सूची ए को सूची डी को सम्मिलित करना है। पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का, फ्लावर्स की स्टडीज़ को क्या कहते हैं दोस्तों? फ्लावर्स की स्टडीज़ को क्या कहते हैं? क्या कह रहा है? फ्लावर्स की स्टडीज़ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। वहीं अगर बात करें पराली पादपों का अध्ययन एग्रोनॉमी होता है दोस्तों। पादप जीवाश्मों का अध्ययन प्लांटियो वांटनी होता है दोस्तों। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। सवाल नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37, आर.एच. हिटलर, ठीक है, आर.एच. हिटकर, ठीक है ना, आर.एच. हिटकर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में विट्टेकर, ठीक है ना, विट्टेकर है ये, ठीक है ना, आर.एच. विट्टेकर
हिटकर द्वारा जीवों को कितने वर्गित में विभाजित किया गया दोस्तों? बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ाया है। प्लीज़ बायोलॉजी का सेक्शन देखिए दोस्तों, सारे बायो के सवाल आपके कवर हो जाएंगे। तो कितने किया है? 5 जीवाश्म में कवर किया दोस्तों, ये याद रखिएगा। सवाल नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, बर्फ को पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा था दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा था दोस्तों? तो इसको क्या कहता है? क्रिप्टोफाइट्स कहा था, ठीक है ना। क्रिप्टोफाइट्स कहा था दोस्तों। क्या कहता है? क्रिप्टोफाइट्स, ठीक है ना, फाइट्स कहा था, क्रिप्टोफाइट्स, ठीक है। सवाल नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, सरसों के बीज पर के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया था दोस्तों? किसे प्रयोग में लाया था? ये लाया था आर्मीमोन, ठीक है ना, आर्मीमोन के बीज को, ठीक है ना, आर्मीमोन के बीज को क्या है? लाया था दोस्तों, ठीक है। क्या होता है? लाया जाता है। प्रश्न संख्या 40, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है दोस्तों? किलोसिस रोग होता है दोस्तों, किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? ये होता है विटामिन B1 B2 के कमी से होता है। विटामिन B1 नहीं, सॉरी, विटामिन B2 के कमी से होता है। विटामिन B2 के कमी से होता है दोस्तों, याद रखेंगे। अच्छा सवाल है ये। कौन सा? किलोसिस रोग। सवाल नंबर 42, सवाल नंबर 41, ठीक है ना, सवाल नंबर 41, एक मिनट, ठीक है, हाँ, सवाल नंबर 41, ठीक है। सिंकोना पादप किस भाग में से कुनैन प्राप्त होता है? किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है दोस्तों? तो ये होता है छाल से प्राप्त होता है, छाल से प्राप्त होता है, छाल से, ठीक है। सवाल नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रवित होता है? कौन सा क्या होता है? मतलब क्या होता है? सिक्रेट होता है। छोटी आंत मतलब छोटी आंत से सिक्रेट होता है दोस्तों, उसका नाम बताना है। ये पढ़ाया गया है, प्लीज़ बायो सेक्शन देखो, बार बार कह रहा हूँ। ये है कौन सा? कोलेस्टोस्काइन, सिक्रेटिन और क्या है? मोटेलिन। ये सारे के सारे क्या होते हैं? सीक्रेट होते हैं दोस्तों, ये पढ़ाया गया है, प्लीज़ जाके देखिए वीडियो को, ठीक है। सवाल नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, ये क्या है? कोलिस्टोकाइन है, ठीक है ना, कोलिस्टोकाइन, टोकाइनिन, ठीक है ना, कोलिस्टोकाइन, सिक्रेटिन और मोटेलिन, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। सवाल नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, कांच का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है दोस्तों? किसके कारण होता है? ये होता है क्यूप्रस लवण के कारण होता है दोस्तों, क्यूप्रस लवण के कारण। सवाल नंबर 44, कुछ तत्व हैं, कुछ अनुप्रयोग हैं, आइए उनके कूट को देख लेते हैं, ठीक है। तो यूरेनियम का समस्थानिक कहाँ से किससे रिलेशन है? ये नाभिकीय ईंधन से। कोबाल्ट की वहीं बात करें तो दोस्तों, कोबाल्ट की अगर वहीं बात करें तो दोस्तों किससे है? कैंसर का उपचार। आयोडीन की बात करें तो क्या होता है? गले के लिए होता है दोस्तों, ठीक है। क्या होता है? गले के लिए होता है। आप लोगों को पता है गोइटर याद होगा, गलगंड जिसे कहते हैं। और रेडियम के लिए क्या होता है? द्वितीयक कैंसर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैसों का समूह कहते हैं दोस्तों? आवर्त सारणी के किस समूह के उत्कृष्ट गैसों का समूह कहते हैं दोस्तों? उस समूह का बताना है, वो कौन सा है? समूह नंबर 18। सवाल नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, सिल्वेनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? किसका और है दोस्तों? तो किसका है? गोल्ड का अयस्क है दोस्तों। सवाल नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, जी गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? सत्य नहीं है। इसका मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर होता है दोस्तों, ये एकदम सही है। यह एक सदिश राशि है दोस्तों, यही दोस्तों गलत है, सदिश नहीं है, अदिश है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी क्या इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है दोस्तों? तो कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? भूकंपीय तरंगों के एस तरंग, ठीक है ना। एस जो होते हैं तरंग होते हैं वो क्या होते हैं? अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है। सवाल नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का प्रयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया था दोस्तों? किसका किया था? वो होता है गामा किरणों का, गामा रेस का। सवाल नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, प्रकाश की किरणें प्रिज्म से गुजरती हैं और उनका रंग विचलन सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा किस में होता है दोस्तों? तो होता है बैगनी में दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से टॉप 100 सवाल को हम लोग ने फिर से पूरा कर लिया है। सेट नंबर 26 और 27 को हम लोग ने पूरा कर लिया दोस्तों।
प्लीज़ सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोगों को शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है दोस्तों। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों, चाहे आप कितना भी पढ़ लीजिए। आप पढ़िए, आइए यहाँ पर टेस्ट दीजिए और देखिए इतने देर में आपने कितना सही किया और कितना गलत किया। और यहाँ से हतोत्साहित नहीं हुआ अगर ज़्यादा गलत हो रहा है, यहाँ से ये पता करने के लायक है कि हमारी गलती कहाँ है, हमारा कहाँ पे हम फेल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।